हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है या रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है। ओके, हमने ये देखा था कि लाइट की रे कैसे बेंड होती है या उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, स्पीड कैसे चेंज होती है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स पे हम फोकस करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि क्या लाइट जब पास कर रही है हमारे डेंसर से रेरर मीडियम में, रेरर टू डेंसर मीडियम, तो रेरर मीडियम ये है और डेंसर मीडियम ये है। जो अपन पहले लिखते हैं वो अपन ऊपर बना रहे हैं। ओके, तो ये इंसिडेंट रे आई, ये क्या है, ये है आपका इंटरफेस ऑफ मीडिया। यहाँ पे जो अपना रेरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है ये मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक तरीके से जिसे होराइजन कहते हैं ना, वैसा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे आई है, ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल टू द इंटरफेस। तो इंसिडेंट रे आई है मेकिंग सम एंगल आई विथ द नॉर्मल, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे गई है आपकी, ठीक है, रिफ्रैक्टेड बोल रही हूँ मैं, तो ये क्या है, ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। ठीक है, कहाँ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा एरो बना दे रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, bends towards the normal। ठीक है, ये वाली जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अगर बेंड नहीं होती तो क्या होता, देखो जरा, अगर बेंड नहीं होती तो ये ना ऐसे सीधे सीधे चली जाती। ठीक है, ऐसे चली जाती है। ऐसे जाना चाहिए था बट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अच्छा, और देखो यहाँ पे, यहाँ की रे का क्या हुआ है, ये कैसे, इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, बट ये चली कैसे गई है, ये ऐसे चली गई है, मतलब इट बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, कहाँ पे, इट बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं इसको एक एरो बनाकर ऐसे लिख दे रही हूँ और यहाँ पे लिख दूंगी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हमारी जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, और जब हम डेंसर से रेरर मीडियम में जाते हैं तो जो लाइट की रे है उसको सीधा जाना चाहिए था बट इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और एक और चीज़, क्या हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले हमने डेफिनेशन देखी थी उसकी। तो भाई एक फिनोमिनन रहता है जहाँ पे लाइट बेंड होती है। क्या होती है, लाइट बेंड होती है। तो लेट्स सी, phenomenon of bending of ray of light when it passes from one optical medium to another optical medium, जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है। ओके, हमने एक टर्म पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी अभी हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो उसका डिफरेंस आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि वो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग कर सके। अच्छा, क्या था रिफ्रैक्शन का कॉज, तो देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी कि जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो यहाँ पे किस चीज़ का चेंज आता है, स्पीड का चेंज आता है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज आता है, एंड हेंस हमारी ये जो लाइट की डायरेक्शन है इसको सीधे जाना चाहिए था बट ये इस तरफ मुड़ गई है। तो क्योंकि स्पीड में चेंज आता है इसलिए उसकी डायरेक्शन भी चेंज होने लगती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेरर मीडियम में है। समझ लो कि आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको रोड खाली दिखेगी, ओके, रोड अगर खाली है, समझ लो आप हाईवे पे चला रहे हो, तो आप क्या एकदम मतलब अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे चलते रहोगे। इट माइट बी पॉसिबल आप स्पीड थोड़ी बढ़ा लो बिकॉज आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है ना। तो सिमिलरली जब लाइट रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके साथ भी यही सेम चीज़ होती है। बट
समझ लो आप चला रहे हो सिटी के अंदर, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आपको अपनी स्पीड धीमी करनी रहती है, राइट। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आप शॉर्टकट ले लो जल्दी पहुँचने के लिए। आपको पता है ट्रैफिक में अगर आप जाओगे तो आप फंस सकते हो, तो आपने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट ने क्या किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई थी, ओके। अच्छा, इधर पे अगर देखोगे तो जस्ट उल्टा केस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रैफिक से आ रहे थे, ठीक है। जैसे आप ऑलरेडी ट्रैफिक में हो, बट आपको फिर उसके बाद आप हाईवे में एंटर कर जाते हो, तब आप अब समझ जाते हो कि ओके नाउ आई कैन इंक्रीज माई स्पीड, है ना। तो यहाँ पर लाइट डेंसर मीडियम से आ रही थी, बट नाउ इट नोज कि ओके अब मैं हाईवे पे आ गया हूँ, ठीक है। द ड्राइवर नोज कि ओके अब मैं हाईवे पे आ गया हूँ। लाइट ऑल्सो नोज कि अच्छा ये रेयरर मीडियम आ गया है, तो अब ये क्या करता है, ये अपनी स्पीड बढ़ा देता है। ये लाइट की रे अपनी स्पीड बढ़ा देती है। अब क्या होता है, स्पीड क्योंकि बढ़ गई तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई, ओके। तो अब क्या हो गया कि अब हुआ ये नॉर्मल से दूर चली गई। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड की लाइट इंक्रीज हो जाती है। किसमें? रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बट व्हाट अबाउट डेंसर मीडियम? तो डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो पहला लॉ तो ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होती है रिफ्रैक्टेड रे होती है, और नॉर्मल कहाँ पे, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे बस चेंज आया है, रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आ गई है, और नॉर्मल हमने कौन सी ली है, इंटरफेस पे जो नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ट्रांसपेरेंट क्यों कहा है? क्योंकि बेटा अगर ट्रांसलूसेंट या ओपेक मीडियम ले लेते हैं हम, ओपेक से तो लाइट आर पार जा नहीं सकती, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक ब्लैक चार्ट पेपर ले लूँ और ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, ऐसे मैं ब्लैक चार्ट पेपर ले लूँ, तो तुमको यहाँ पे नीचे अंधेरा दिखेगा ना, है ना, तो वो ओपेक हो गया वो सरफेस। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट मीडिया लिया है, वाई, ताकि लाइट हमारी पास कर सके। अच्छा, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये सब किस पे? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और फिर हमारा सेकेंड लॉ ये कह रहा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। किसके लिए? कंडीशन दी थी उसने, फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये कब ट्रू है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 90 और 0 के बीच में हो, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला है? कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई कब? जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन किया और उसका रेशियो निकाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के साथ। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है, इसको आप क्या कह दोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दोगे। किसका? सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिलेशन में, ओके। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये एक्सटेंट बताता है हमें कि डायरेक्शन में कितना चेंज आया है, ठीक है। मतलब टू व्हाट डिग्री द चेंज हैज टेकन प्लेस, कितनी एक्सटेंट में लाइट बेंड हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। मात्रा एक तरीके से। आगे बोल रहा है क्या कि हम इसको लिंक टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब लाइट कितनी स्पीड से अलग अलग डिफरेंट मीडिया में ट्रैवल कर रही है। इट माइट बी पॉसिबल कुछ मीडिया में वो तेज़ी से, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रहे, कुछ मीडिया में कम हो जाए। तो वो ये बोल रहा है कि मतलब रिलेशन में स्पीड कितनी रहती है डिफरेंट मीडिया में। तो क्या बोल रहा है कि भाई लाइट अलग अलग मीडिया में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे रहती है? वैक्यूम में रहती है। कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एयर में क्या होता है थोड़े से पार्टिकल्स आ जाते हैं तो लाइट की जो स्पीड रहती है वो नेग्लिजिबली लो हो जाती है, ठीक है, बहुत हल्का सा फर्क आता है, तो हम उसको उतना कुछ नहीं मानते। आगे क्या बोल रहा है कि अगर हम ग्लास या वाटर की का केस देखें तो वहाँ पे वो कंसिडरेबली कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे इट्स सो लेस कि ओके इट्स नोटिसेबल, ठीक है, मतलब नॉट टू अस बट यहाँ पे जो उसकी वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। इतना भी नहीं कि मतलब ओके 3 है तो 2.9 हो जाए चलेगा, बट यहाँ पे ग्लास और वाटर में काफ़ी कम हो जाती है।
आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमने मीडियम 1 की स्पीड हमने v1 ले ली थी, मीडियम 2 की स्पीड हमने v2 ले ली थी। ठीक है, लाइट मतलब इसमें v1 और v2 स्पीड से ट्रैवल करती है। आगे क्या देखा था हमने ये देखा था कि ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मीडियम 2 का निकाले विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो वो क्या आता है, देखो जरा, ये मैंने बताया था, जिसका आपको चाहिए मीडियम 2 का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप मीडियम 1 की जो स्पीड है ऊपर रखोगे। देखो 2 पहले लिखा, 1 बाद में लिखा, तो 1 की स्पीड पहले रखोगे, 2 की स्पीड बाद में रखोगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अच्छा, अब इसका जस्ट उल्टा कर दे, हमको स्पीड चाहिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमको मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम ये कर लेंगे कि 1 और 2 पहले ऐसे हम लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, मीडियम 2 की स्पीड ऊपर रख दी, मीडियम 1 की स्पीड नीचे कर दी, v2/v1 कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, उल्टा बस कर देना है, जो नंबर्स आप यहाँ इसके पास लिखोगे ना उसको बस उल्टा कर देना है। अच्छा, और क्या था, अब हम अगर एक मीडियम को वैक्यूम या एयर से बदल दें, ठीक है, एक मीडियम मतलब हमने वैक्यूम या एयर ले लिया, तो क्या, तो बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हम मीडियम 1 को वैक्यूम या एयर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और मीडियम 2 हमारा जो भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डायमंड हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, मीडियम का। अब इसको हम सिंपली n2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि अगर c है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये देखो। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm, ओके, m क्या है, ये मीडियम है, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अच्छा, आगे क्या उसने बोला है, उसने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, जैसे वाटर का होता है 1.33। ओके, और क्या बोला है उसने कि क्राउन ग्लास का होता है 1.52। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, दिस मीन्स दैट, अगर वाटर का हम कंसिडर करें कि वो 1.33 है, तो ये क्या बोल रहा है, दिस मीन्स दैट रेशियो ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। मतलब मैंने क्या कर दिया, मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, तो मैं क्या करूंगी, लाइट की स्पीड यहाँ ऊपर रख दूंगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मैं लाइट की स्पीड रख दूंगी, पानी में लाइट की स्पीड क्या है, दोनों का रेशियो मैं कैलकुलेट करूंगी, तो जो 1.33 आएगा वो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये है। अच्छा, अब ये देखो जरा, यहाँ पे गौर फरमाओ, क्या बोला है उसने, बोला है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी जो रहती है वो मास डेंसिटी की ही तरह होती है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, वो क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट, ठीक है, मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहता है, कैसे रहता है, यहाँ पे देख लो, टेबल दी थी अपन ने, कहीं पे डिस्कस किया था टेबल के बारे में। ओके, हियर, तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, ठीक है, और वाटर का कितना है, 1.33। ओके, तो अब जरा यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, कि ग्रेटर मास डेंसिटी इट मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली कैसा है, डेंस है, बट उसकी मास डेंसिटी कम हो सकती है।
लेस डेंस हो सकता है मास डेंसिटी के बेसिस पे। तो बोला है केरोसिन का कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ओके, is optically denser than water although its mass density is less than water। बोल रहा है कि केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा हाई है। वाटर का 1.33 है और केरोसिन का 1.44 है, तो ऑप्टिकली डेंसर हो गया केरोसिन वाटर के कंपैरिजन में। बट वो बोल रहा है कि उसकी जो मास डेंसिटी होती है इट्स लाइक लेस दैन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर कभी आपने केरोसिन को फील किया होएगा, या चलो केरोसिन नहीं तो टर्पेंटाइन को फील किया होएगा, अगर घर में कहीं ऑयल पेंट हो रहा होएगा, तो वहाँ पे क्या रहता है कि ये जो टर्पेंटाइन और केरोसिन रहते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा थिन लिक्विड रहते हैं। अगर आप पानी में हाथ ऐसे डालोगे या पानी को भी आप अगर हाथ में ऐसे फील करोगे तो वो केरोसिन या टर्पेंटाइन से थोड़ा डिफरेंट फील होएगा। ठीक है, कभी महसूस करना खुद से, टर्पेंटाइन या केरोसिन अगर अवेलेबल है, घर पे है, बाहर कहीं पे है, तो ज़रूर उसको ऐसे फिंगर्स के बीच में रब करके देखना, आपको उतने में ही समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी में कितना, सॉरी मास डेंसिटी में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला है कि द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, एक मीडियम की एबिलिटी किस लिए, लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए, टू रिफ्रैक्ट लाइट, इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ डेफिनेट कॉनोटेशन, इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी दोनों सेम नहीं होते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होता है। तो जब हम रेयरर मीडियम कहते हैं या डेंसर मीडियम कहते हैं, व्हाट वी एक्चुअली मीन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम की बजाय हमें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहना चाहिए और डेंसर मीडियम की बजाय ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहना चाहिए। बट टू फॉर आर कन्वीनियंस, फॉर आर सेक ऑफ क्या बोलते हैं कन्वीनियंस, हम इसको ऑप्टिकली ना लगाकर सिर्फ डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम कह रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन कैन वी से दैट द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर दैन द अदर, हम कब कह सकते हैं कि एक मीडियम दूसरे मीडियम से ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, तो वो बोला है कि भाई जब हम दो मीडिया को कंपेयर करेंगे तो वन विथ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर होता है दैन दी अदर। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस टेबल की, तो यहाँ पे वाटर और एयर की बात की जाए तो वाटर इज मोर ऑप्टिकली डेंसर दैन एयर। ठीक है, क्राउन ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर दैन वाटर, है ना, एंड डायमंड इज मोर ऑप्टिकली डेंसर दैन क्राउन ग्लास, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, दी अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो दूसरा मीडियम है ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली रेयरर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है, ये एक्सप्लेनेशन ही दी है इसने, क्या बोला है, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम दैन इन अ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये मैंने भी बताया था आपको क्या कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज़्यादा रहती है, रेयरर मीडियम में ज़्यादा रहती है। ये हमने नोट्स में लिखा था आपने, ये देखो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, जबकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, अच्छा तो क्या बोल रहा है, दस अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट अपने रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है वो क्या होगी, इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो रेयरर में स्पीड ज़्यादा रहेगी, डेंसर में स्पीड कम रहेगी। तो क्या होएगा, जब डेंसर में जाएगी तो इट स्लोज डाउन और स्लो होने के बाद क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अगर ये लाइट हमारी ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, उल्टा कर दिया अब हमने, डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो क्या होएगा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम रहेगी, रेयरर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगी। तो बोला है इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दूर हो जाएगी नॉर्मल से। अच्छा आगे देखते हैं, हम एक एक्टिविटी देखेंगे, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, दिस इज रिलेटेड टू द ग्लास स्लैब। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाली एक्टिविटी है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये स्कूल्स में भी यूजुअली करवाते हैं, क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं, ओके, उसके पहले हम एक
एक बोर्ड रखते हैं नीचे, ठीक है, एक बोर्ड रखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि जैसा बुलेटिन बोर्ड का मटेरियल रहता है ना जिसमें पिन्स आसानी से लग सकती हैं वो हो, या वुडन बोर्ड हो, ओके, वट एवर योर स्कूल प्रोवाइड्स। अच्छा, अब क्या होता है कि यू कीप अ पेपर ऑन इट, ठीक है, एक पेपर की शीट रखते हैं, यूजुअली A4 साइज रहता है उसका, और आप उसको चारों तरफ से पिन कर देते हो, ठीक है, ताकि वो पेपर हिले डुले ना। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, तो आप अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लाते हो उसके ऊपर, पेपर के ऊपर, एंड यू मेक एन आउटलाइन ऑफ इट ऑन द पेपर। तो आपने आउटलाइन बना ली रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, आपने ग्लास स्लैब को साइड में रख दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप एक, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया, ये पेपर की शीट हो गई, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये पेपर की शीट मान लो। आप क्या करोगे, आप एक स्केल रखोगे और उसके बाद आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे, सब हम पेंसिल से कर रहे हैं, ओके, नो पेन यूज्ड। अब क्या होएगा, वो जो लाइन आपने बनाई है तो उसमें आप 2 पिन्स रखोगे, ओके, 2 पिन रखोगे। तो एक आपने इस पॉइंट पे रख दी, एक आपने इस पॉइंट पे रख दी। अच्छा, मैंने ग्लास स्लैब को नाम दे दिया, जो मैंने आउटलाइन बनाई थी ना ग्लास स्लैब की, तो मैंने उसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है, ABCD। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे एयर रहेगी, ओके, बाकी जगह एयर रहेगी। अच्छा, ये लाइन मैंने बना दी। अब क्या, इस जो एरिया में जहाँ पे आपने अपना ग्लास स्लैब की आउटलाइन बनाई थी वहाँ पे आप ग्लास स्लैब को लाकर रख दोगे, ठीक है, वहाँ पे उस आउटलाइन के अंदर ही आप ग्लास स्लैब को लाके रख दोगे, जैसे आपने पहले आउटलाइन बनाते टाइम किया था, ठीक है। यहाँ पे ग्लास रहेगा आउटलाइन के अंदर एंड बाहर क्या रहेगी, एयर रहेगी। तो दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, आप यहाँ पे खड़े होगे, ठीक है, यू विल स्टैंड ओवर हियर। ये अब देखो, ये मैं तुमको वर्टिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन हॉरिजॉन्टली। मैं तो दिखा तो वर्टिकली रही हूँ ना, ओके, दिस बोर्ड इज वर्टिकल, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट कैसा हॉरिजॉन्टली रहता है। दिस इज योर टेबल, दिस इज द बोर्ड एंड दिस इज द पेपर ओवर इट, और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा है। तो अब आप क्या करोगे कि ये आपने पिन्स रखी हैं 2, दिस इज द ग्लास स्लैब, और आप यहाँ नीचे से देखोगे, कौन से, CD वाले पोर्शन से देखोगे, ओके। तो अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, तो आप इसको कहाँ पर देख पा रहे हो। तो इफ यू आर सीइंग इट फ्रॉम हियर, इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो लाइन ऐसी आ रही है वो आपको यहाँ से आती हुई दिखे। तो एक पेन आप यहाँ पर लगाओगे एंड एक पेन आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या होएगा, अब आप इस ग्लास स्लैब को हटा दोगे, ठीक है, आप जो पिन आपने लगाई है उनको भी हटा दोगे, यहाँ वाली पिन भी हटा दोगे। आप क्या करोगे, इस लाइन को कनेक्ट करोगे, इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करोगे, ठीक है। कहाँ तक कनेक्ट करोगे, जहाँ तक ये आउटलाइन है। तो इन दोनों डॉट ऑलरेडी बने हुए थे क्योंकि आपने पिन इंसर्ट की थी, ओके। तो पिन आपने रिमूव की तो होल रहेंगे 2, तो उन दोनों होल्स को कनेक्ट करना है वाया अ सिंगल लाइन। आप क्या करोगे, ये वाली जो आउटलाइन रहेगी ग्लास स्लैब की और ये वाली जो आउटलाइन रहेगी, इन दोनों को कनेक्ट कर लेना स्केल से, ठीक है। सारा काम यहाँ पे स्केल वगैरह से होएगा, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन ये करेंगे कि ये जो AB वाला लाइन है, ठीक है, सॉरी AB वाला जो सरफेस है, या आई शुड से इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्यों, क्योंकि 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके ओके। तो जो AB वाला इंटरफेस है वहां पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी योर नॉर्मल, ठीक है, जिसको हम NN डैश लेबल कर दिया है हमने। अच्छा, आफ्टर दैट आप यहाँ पर भी, ये देखो, ये आपका सेकेंड इंटरफेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, कौन सा, CD वाला जो इंटरफेस है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होएगा, यहाँ पर भी आप एक नॉर्मल बनाओगे MM डैश करके, ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे क्या कर रहे हैं हम कि नॉर्मल जो आपने बनाई और ये जो इंसिडेंट रे थी, इसके बीच में एंगल रहेगा I1, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। फिर क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ये रे रिफ्रैक्ट हुई है, इट हैज बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हाई, बिकॉज द रे हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, एयर से ग्लास में गई है, ओके, ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके। तो तब क्या होता है, हमारी जो लाइट रे रहती है वो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो हमारी लाइट रे को कायदे से सीधे जाना था, बट इट हैज बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइट रे आगे गई है, यहाँ पे क्या बना हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ठीक है। अच्छा,
ये हमारा इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड रहेगा। क्या बोला मैंने, ये वाला जो एंगल इस सरफेस के लिए, इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, और ये वाला एंगल क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा। तो इसको हमने I2 लेबल कर दिया और इसको हमने R2 लेबल कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो हमारी इंसिडेंट रे आई है इसको कैसे जाना था, ऐसे जाना था, बट इट हैज बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वाई? बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो क्या होता है, लाइट की स्पीड बढ़ जाती है और ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, अब हमारी लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये चली कैसे गई, ये ऐसे गई, फिर थोड़ा सा मुड़ी, फिर उसके बाद और मुड़ गई। तो देखो यहाँ पर इतना डिफरेंस आया है। ठीक है, ये जो इतना डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, लाइट के पाथ में जाना ऐसे चाहिए था बट चली ऐसे गई, इसको हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। ठीक है, साइडवेज शिफ्ट हो गई ना लाइट की रे, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पर देख लेते हैं क्या यू विल नोट, क्या नोट करोगे आप, आपने नोट किया कि जो लाइट रे है उसने कहाँ पे डायरेक्शन चेंज की, अपनी पॉइंट्स O और O डैश पे। देख लो भाई पॉइंट्स O और O डैश कहाँ पे है, तो ये हो गया पॉइंट O, यहाँ पर लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और ये वाला पॉइंट हो गया O डैश, तो यहाँ पर भी लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। आगे क्या बोल रहा है, वो बोला है कि नोट दैट both the points O and O dash lie on surfaces separating two transparent media। तो O और O dash वाले पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, उधर पे जो हमारा इंटरफेस है। ठीक है, द सरफेस दैट इज सेपरेटिंग द टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, तो ये O और O dash यहाँ पर लाई कर रहे हैं। आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है कि पहले वाले केस में जब लाइट रे O से पास कर रही है, तो वहां पे क्या था, ये रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कैसे, फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो लाइट रे हमारी कैसे हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये हमने देखा था अभी कि भाई हमारी जो लाइट रे है ये जब एयर से ग्लास में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ आ गई है। अब क्या देखेंगे हम, जब ग्लास टू एयर जाएगी, ग्लास टू एयर मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी, तो क्या होएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर एक और बार देख लो, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयरर मीडियम है, तो जब लाइट यहाँ से यहाँ डेंसर टू रेयरर जाएगी तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हम कंपेयर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दोनों सरफेसेस पे, ए बी और सी डी पे। ठीक है, अब इसके बाद का ऐसा कुछ काम का नहीं था, काम का क्या था, ये देखो यहाँ पर बोला है इमर्जेंट रे के बारे में। तो बोला है यू मे ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल, जस्ट अ सेकेंड, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्या बोला है उसने बोला है कि यू मे हैव नोटिस्ड, चलो ठीक है, होता है। यहाँ पे देखो इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखो इमर्जेंट रे क्या होती है, तो देखो ये आपकी इंसिडेंट रे आई है, ओके, अब ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, क्योंकि इंसिडेंट के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर बेंड होकर दूसरे मीडियम में चली गई। अब ये जो बाहर रे इमर्ज होके आई है, बाहर रे जो आई है कहाँ से, ग्लास के अंदर से इमर्ज होके आई है, उसको हमने कह दिया इमर्जेंट रे। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो इमर्जेंट रे है इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अगर मैंने इंसिडेंट रे को आगे की तरफ प्रोट्रूड किया, ठीक है, आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो देखो मुझे दिख रहा है कि ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ओके,
What else it is saying, बोला है why does it happen so, तो बोला है the extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB, फिर यही इशू। ओके, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि the opposite the extent of bending of light of ray of the ray of light at the opposite parallel faces AB and CD। AB क्या है आपका एयर ग्लास इंटरफेस है और CD क्या है आपका ग्लास एयर इंटरफेस है। तो वो बोला है कितने एक्सटेंट से, मतलब कितना ज्यादा बेंड हुई है लाइट इन दोनों इंटरफेसेस पे। ओके, तो वो बोल रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के कैसा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्या बोल रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। कैसे, तो देखो यहाँ पे लाइट कुछ बेंड हुई है, थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हुई है, ठीक है। जिस एक्सटेंट से वो यहाँ पर बेंड हुई है अंदर की तरफ, उसी एक्सटेंट से ये यहाँ पर बेंड हुई है बाहर की तरफ। सुना मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि जिस एक्सटेंट से, इक्वल एंड ऑपोजिट कहा ना उसने, तो देखो इक्वल है, जिस एक्सटेंट से अंदर की तरफ बेंड हुई है, समझ लो कुछ हम उसको वैल्यू मान लेते हैं, एक्स वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स वैल्यू से ये अंदर की तरफ बेंड हुई है, तो सिमिलरली ये एक्स वैल्यू से बाहर की तरफ बेंड हुई। अब ये अंदर की तरफ हो रही है, ये बाहर की तरफ हो रही है, तो इट इज ऑपोजिट एंड एक्सटेंट बेंडिंग का कैसा है, सेम है, तो इट इज इक्वल, ठीक है। इसलिए उसने बोला है कि इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सटेंट है बेंडिंग का, सो दैट इज वाई जितना ये अंदर बेंड हुई थी उतना ये यहाँ पर बाहर बेंड हो गई है। इसलिए क्या ये रे आपको पैरेलल दिख रही है, मतलब जो बाहर रे आई है उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो वही पाथ फॉलो कर रही हूँ, बट एक्चुअल में ग्लास स्लैब के अंदर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हो चुका है। ओके ओके, तो आगे क्या बोल रहा है, दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। बोल रहा है क्या, हाउएवर द लाइट रे हैज शिफ्टेड साइडवर्ड, बहुत अच्छी बात कही है, दैट द लाइट रे हैज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हुई है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम कह रहे थे लैटरल शिफ्ट कह रहे थे हम इसको, क्या कह रहे थे हम इसको, लैटरल शिफ्ट। ये हो गया आपका लैटरल शिफ्ट, जो साइडवेज थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है उसको हम लैटरल शिफ्ट कह रहे हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन किस कारण से हुआ है, तो बोला है रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन किस कारण से हो रहा है, रिफ्रैक्शन का रीजन अब हमें पता चल गया कि ओके द स्पीड हैज चेंज, इसलिए जो लाइट है वो बेंड हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़े से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी। बोला है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर enters obliquely, I think if this is visible, हाँ ठीक है, इतना फॉन्ट विजिबल है, ओके हाँ। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि जो रे ऑफ लाइट है इट इज ट्रैवलिंग इन एयर एंड एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये भाई एयर में ट्रैवल कर रही थी, यहाँ पर ये पानी आ गया, तो ये ऑब्लिकली एंटर किया इसने कहाँ पे, पानी में। पहले मैं इंटरफेस बनाऊं उसके बाद में ये ऑब्लिकली एंटर किया पानी में। अब क्या होएगा, रे कहाँ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है, एंड इट इज आस्किंग व्हाई। तो ये हमारी नॉर्मल है, ये यहाँ पे क्या था, हमारा एयर था, यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, एयर से ज़्यादा वाटर रहता है। तो जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब वो पूछ रहा है क्यों, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन वाटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है पानी में, that is why the ray of light has bended towards the normal, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कि it is bended towards the normal, and why, because
यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्पीड हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, आंसर फॉर्मेशन खुद करना भाई, बड़े बच्चे हो गए हो, आंसर फॉर्मेशन खुद करना चाहिए। मैंने पीछे का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको क्या है, आंसर फॉर्मेशन आपको खुद करके देखना पड़ेगा। नाउ यू आर बिग बच्चा लोग। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, एयर टू ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है वो 1.5। ठीक है, एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना 3 × 10⁸. तो लेट्स डू दिस। उसने हमको दो चीजें प्रोवाइड की है। ये क्वेश्चन 2 है किसका, इंटेक्स्ट का। ठीक है, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन 2 है। तो क्या क्या गिवन है हमें पहले वो लिखते हैं। हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको म्यू प्रोनाउंस करते हैं, MU म्यू। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1.50। ठीक है, यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अच्छा, आगे हम लिख देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसको मैं C लिख दूं। हमने इसको C ही कंसिडर किया था। C की वैल्यू क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या है। ओके, वेलोसिटी ग्लास में। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, तो हम यहाँ पर देखो लिख दो, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि, अच्छा याद करो NCERT ने इसको N और M बोला था। ठीक है, न्यू और नीचे सबस्क्रिप्ट में M था। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो गया। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि व्हाट दिस टर्म रिप्रेजेंट्स, तो मैं लिख दे रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये था आपका क्या, न्यू, और सबस्क्रिप्ट में M। ठीक है, अच्छा तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ये बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, क्या है फॉर्मूला आपका, ये है न्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला एंड नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, अच्छा क्या कह रहा है ये, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास है, इट इज 1.50। ठीक है, मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू है विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट मेरे पास लाइट की स्पीड ग्लास वाले मीडियम में ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्लास भी डाल दे रही हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ऊपर, ये यहाँ पे। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में G लिखा है मैंने। ओके, स्मॉल g नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में G लिखा है। ओके, तो मुझे ये फाइंड करना है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, इसको मैं नीचे ले आऊंगी, तो नाउ दिस विल लुक लाइक ऐसा एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। ठीक है, अब भाई अगर आप 3/1.5 करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, 0 यहाँ आ जाएगा, है ना, 15 1 15, 15 2 30, ऐसा हो जाएगा कि नहीं।
तो आपका ये जो वेलोसिटी रहेगी व्हाट विल इट बी, तो ये आपकी कहला जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में वेलोसिटी आ गई है, ग्लास में वेलोसिटी आ गई है जो इसने मांगा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो भाई जो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है मैंने बोला था याद कर लेना, ठीक है। डायमंड की रहती है 2.4 to 2.52 ऐसी रहती है, कहाँ गया 2.42 डायमंड की रहती है सबसे हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट किसकी रहती है, एयर की, 1 मान लेते हैं, ठीक है। 0003 को निगलेक्ट कर लो, ओके। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी रहती है, डायमंड की रहती है। डायमंड, इसको मैं बॉक्स में कर दे रही हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। डायमंड कितना 2.42, ओके 2.42। अच्छा लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी रहती है, एयर की रहती है, कितनी रहती है, तो मैं 1 मतलब पूरी वैल्यू लिख दे रही हूँ मैं, लेकिन हम इसको 1 ही मानते हैं। अब नाउ इट इज आस्किंग अस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपन को 3 चीजें दी है, केरोसिन दिया है, टर्पेंटाइन दिया है एंड वाटर दिया है। तो बोला है इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, ठीक है। तो इसने बोला है भाई टेबल 9.3 में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यूज करना। तो अब आप 3 चीजें देखोगे, आप देखोगे वाटर का देखोगे, आप केरोसिन का देखोगे एंड आप टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे। तो सबसे ज्यादा किसका है 1.47 टर्पेंटाइन का, देन वी हैव केरोसिन 1.44 एंड इन द लास्ट एकदम आखिरी में अपने पास है 1.33, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होएगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। ये कहाँ पे पढ़ा था, ये भी देख लो, ये कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था। क्या बोला था इसने, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम, है ना। तो रेयरर मीडियम के बारे में इसने क्या बोला था, कहाँ पे बोला है, ये बोला है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रहता है इट इज ऑप्टिकली रेयरर। तो यहाँ पर देखो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है ना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये सबसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी लाइट की रे है, लाइट की जो रे है, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम, ठीक है, ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको आपकी बुक से एकदम एविडेंस के साथ प्रूफ कर दिया है। नाउ इट विल ट्रैवल फास्टेस्ट इन द वाटर, ठीक है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, वाटर क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होएगा तो स्पीड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, स्पीड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। तो बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। तो वो बोल रहा है कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब हम ये कह सकते हैं, इसने ये क्या दिया है, इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है। तो आई कैन राइट दैट NM इज इक्वल टू 2.42, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, NM या म्यू एम इज इक्वल टू C/V, है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। ये मतलब हो गया उसका, ओके, ये मतलब हो गया उसका। तो यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। इफ कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी इशू है तो कमेंट में ज़रूर उसको पूछ लेना मुझसे। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो पढ़ते रहना, मस्ती करते रहना, बाय बाय।